यूक्रेन युद्ध का अगला पड़ाव कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा 3 बड़ी खबरों से लग रहा है। पहला, रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। अमेरिका, यूरोप की नई पाबंदियों की तैयारी और पुतिन का अपने टॉप जनरल को मेडल देना। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। इस बीच अमेरिका से आई एक वार्निंग ने जेलेंस्की को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। क्या जंग के शोलों से धधकने वाला है यूरोप? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन की रेडार पर नाटो है? क्या पुतिन ने तय कर लिया है अपना अगला टारगेट? यूक्रेन की हार का डर, यूरोप पर रूस का टेरर। यूक्रेन की जमीन पर महज चंद घंटों पहले रूस के ड्रोन कयामत बरपा चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। ये यूक्रेन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स इसे रूस का बारूदी ट्रेलर मान रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस के मन में यूक्रेन से आगे भी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पुतिन के दिमाग की उपज है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके धमाकों की गूंज नाटो की सीमाओं के पार भी सुनाई देने वाली है। लेकिन क्यों और कैसे, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के उस बयान को समझना होगा, जिसमें उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली खबर की तरफ इशारा किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी। पेंस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन रूस के सामने हार गया तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला निशाना नाटो की सीमाएं होंगी। यानी यूक्रेन की लड़ाई केवल एक देश की जंग नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा की जंग है। पेंस ने कहा कि पुतिन की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन की सरहद से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। अगर उन्हें यहां जीत मिलती है तो रूस को और ताकतवर और ज्यादा खतरनाक बनने का मौका मिलेगा। उस स्थिति में नाटो के सदस्य देश सीधे सीधे खतरे की जद में आ जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका को एक बैकस्टॉप यानी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर खड़ा रहना होगा, जबकि यूरोपीय देशों को इस जंग का असली नेतृत्व करना होगा। उन्होंने कोएलिशन ऑफ द विलिंग की कोशिशों की सराहना की और कहा कि मजबूत सुरक्षा गारंटी ही एक जस्ट एंड लास्टिंग पीस यानी न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता खोल सकती है। यानी माइक पेंस की नजर में अगर आज यूक्रेन गिरा तो कल यूरोप के कई देश भी उसी आग में झुलस सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 ड्रोन बरसाना ये महज एक हमला नहीं था, बल्कि रूस का वो इशारा था जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता। पश्चिमी खेमे के रणनीतिकार साफ कह रहे हैं, ये अटैक असली युद्ध की महज झलक। ट्रेलर, असली फिल्म अभी बाकी। यानी पुतिन की सोच यूक्रेन की सीमाओं पर रुकने वाली नहीं। उनका विजन है यूरोप को सीधा डर और दहशत के साए में धकेलने का। अब जरा सोचिए, जब ड्रोन की बरसात ने एक ही रात में यूक्रेन की नींद उड़ा दी, तो अगर यही खतरनाक खेल नाटो की जमीन पर शुरू हो जाए तो हालात क्या होंगे? यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और बर्लिन तक हलचल मची है। नई पाबंदियों की लिस्ट तैयार हो रही है। रूस की एनर्जी कंपनियों, उसके बैंकों और उसके ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर सीधा वार करने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, रूस कभी भी दबाव में झुकता नहीं। और इस बार भी पुतिन ने पश्चिम की सख्ती का जवाब और भी ज्यादा सख्त अंदाज में दिया है। पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल गेरासिमोव को ऑर्डर ऑफ करेज मेडल देकर दुनिया को खुला संदेश दिया। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि उन्हें आईसीसी की परवाह नहीं है, उन्हें किसी भी वैश्विक संस्था का डर नहीं, और वो अपने युद्ध जनरलों को हीरो बनाकर पेश करेंगे। ये तस्वीर रूस की उस रणनीति की है जिसमें सैन्य ताकत के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी शामिल है। घरेलू मोर्चे पर जनता को यही दिखाया जा रहा है कि उनका नेता पुतिन पश्चिमी साजिशों से लड़ रहा है और उनके जनरल देश की शान है। लेकिन सवाल यही है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो भी इस आग की जद में आने लगेगा, तो क्या हालात केवल चेतावनी तक सीमित रहेंगे या फिर यूरोप सचमुच जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि ड्रोन हमलों के अलावा रूस की रणनीति में साइबर अटैक, ऊर्जा की सप्लाई रोकना और हाइब्रिड वॉरफेयर भी शामिल है।
यानी पुतिन सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट सर्वर से भी युद्ध छेड़ सकते हैं। यूरोप के लिए आने वाली सर्दियां किसी नए इम्तिहान से कम नहीं होंगी। अगर रूस ने गैस और ऑयल का नल बंद किया तो शहरों की रोशनी से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनें तक थम सकती। और यही वो दबाव है जिसका इस्तेमाल पुतिन नाटो और यूरोपीय देशों पर करेंगे ताकि पश्चिम को झुकने पर मजबूर किया जा सके। यानी तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ माइक पेंस जैसे नेताओं की चेतावनी, दूसरी तरफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला और तीसरी तरफ पुतिन का अपने जनरल को सम्मानित करना। ये तीनों घटनाएं मिलकर आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। रूस की आक्रामक रणनीति को समझना हो तो नजर डालनी होगी पिछले 2 हफ्ते की जंग पर। ड्रोन और मिसाइल अटैक सिर्फ यूक्रेन की राजधानी तक सीमित नहीं रहे। खार्किव, ओडेसा और डोनबास के कई शहर लगातार टारगेट बने हुए हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस ने ईरान और उत्तर कोरिया से नए बैच में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यानी पुतिन इस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में और इसके लिए उन्हें सैन्य रसद की कमी रोकनी होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि रूस हर हफ्ते औसतन 1500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर रहा है। रूस का औद्योगिक ढांचा अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, युद्ध। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं। मैदानी जंग के साथ रूस ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने पत्ते खोल दिए। चीन और रूस की हालिया मुलाकात को लेकर पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि ये मुलाकात सिर्फ दोस्ताना तस्वीरों की नहीं थी बल्कि यूरोप के लिए नया सिरदर्द बन सकती है। चीन ने रूस को सीधे सीधे हथियार देने से इनकार किया है, लेकिन डुअल यूज टेक्नोलॉजी यानी ऐसे उपकरण जो सिविल और मिलिट्री दोनों कामों में इस्तेमाल हो सके, उसकी सप्लाई पर चुप्पी साधी हुई। दूसरी तरफ नाटो की तैयारी भी कम नहीं। ब्रसेल्स में हुई हालिया मीटिंग्स में फिनलैंड और पोलैंड ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन हारा तो उनकी सीमाएं सीधे खतरे में होंगी। यानी नाटो के छोटे लेकिन संवेदनशील देश अब सीधे सीधे रूस को चुनौती देने की मांग उठा रहे हैं। और जब बात पुतिन की महत्वाकांक्षाओं की हो तो एक अहम सवाल हमेशा उठता है, क्या उनका असली मकसद सिर्फ यूक्रेन को गिराना है या फिर सोवियत यूनियन के पुराने नक्शे को फिर से खड़ा करना? क्योंकि उनके हर भाषण में ऐतिहासिक गलती सुधारने की बात दोहराई जाती है। तस्वीर साफ है, यूक्रेन सिर्फ पहला पड़ाव है, मंजिल कहीं और है। अब जरा सोचिए, यूरोप की सीमाओं पर अगर ये जंग फैलती है तो असर सिर्फ टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट से लेकर ग्लोबल ऑयल प्राइस तक हर सेक्टर इस आग की लपटों में झुलसेगा। पहले से ही जर्मनी और फ्रांस में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ऊर्जा संकट और गहरा हुआ तो यूरोपीय जनता की नाराजगी सड़कों पर दिखेगी। यही वो मोमेंट है जहां पुतिन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अगर यूरोपीय जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाएगी तो नाटो की एकजुटता खुद ब खुद टूट सकती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। यानी यूरोप के भीतर से ही यूरोप को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो सवाल यही, क्या ये सब मिलकर यूरोप को उस खाई की ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन होगी, या फिर अमेरिका और नाटो अपने संयुक्त मोर्चे से रूस को रोक पाएंगे? इतिहास हमें यही बताता है, हर बड़ी जंग पहले चेतावनी बनकर सामने आती है और इस बार चेतावनी यूक्रेन की जलती हुई धरती से उठ रही है, जिसकी गूंज यूरोप तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन नहीं है, असली बारूद है प्रतिबंधों की सियासत। अमेरिका ने रूस को दबाने के लिए जिस सेकंड स्टेज सैंक्शंस का रास्ता चुना है उसे समझना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए फरमान से साफ कर दिया है कि रूस पर अब सिर्फ सीधी पाबंदियां नहीं लगेंगी, बल्कि जो भी देश रूस की मदद करेगा वो भी अमेरिकी शिकंजे में आएगा। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी रूस के साथ बिजनेस करने वालों पर भी वही सजा जो रूस पर लगाई जा रही है। सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। रूस से तेल खरीदने वाले, रूस से टेक्नोलॉजी लेने वाले, यहाँ तक कि उसके बैंकों से ट्रांजैक्शन करने वाले भी अब अमेरिकी रडार पर होंगे। यानी ये जंग रूस बनाम अमेरिका नहीं रहेगी, बल्कि रूस के साथ खड़े देशों
बनाम अमेरिका और उसके सहयोगियों में बदल जाएगी। और यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत जैसे देश पर इसका असर कैसा होगा। भारत ने अब तक रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन अगर अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस लागू हो गए तो भारतीय कंपनियों और बैंकों पर भी असर पड़ सकता है। भारत को अपने ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक रिश्तों के बीच बेहद नाजुक संतुलन साधना होगा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश साफ है, रूस की सप्लाई लाइन तोड़ना, उसे अकेला करना और उसके युद्ध के इंजन को ठप करना। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस को कभी भी प्रतिबंधों से रोकना आसान नहीं रहा। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी पुतिन पीछे नहीं हटे, बल्कि और मजबूत होकर लौटे। और आज भी जब रूस पर 15,000 से ज्यादा प्रतिबंध लागू हैं, तो उस वक्त भी रूस की वॉर मशीन और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। असल डर यही है, पश्चिम की ये पाबंदियां कहीं रूस को और ज्यादा आक्रामक न बना दें, क्योंकि अगर पुतिन ने मान लिया कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनके कदम और भी खतरनाक हो सकते हैं। और यही वो मोड़ होगा जहां से यूरोप की सरहदें जलती हुई आग में बदल सकती हैं। और अब सोचिए, जब आसमान से ड्रोन बरस रहे हों, जब मिसाइलें शहरों को राख में बदल रही हों, जब गोलाबारी की गूंज पूरी रात गूंजती रहे, तो वही माहौल पुतिन यूरोप की दहलीज पर भी लाना चाहते हैं। हर धमाका, हर धमक यूरोप को आगाह कर रही है कि ये सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये असल में पूरे महाद्वीप पर मंडराता हुआ बारूदी बादल। अगर रूस ने नाटो की सरहदों पर एक ही मिसाइल दाग दी, तो फिर खेल सिर्फ दो देशों का नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध की दहशत में बदल जाएगा। जरा सोचिए, ड्रोन का झुंड अगर पेरिस के आसमान में मंडराए, मिसाइलें अगर वारसा की दीवारें तोड़े, साइबर अटैक से अगर लंदन की बत्तियां बुझ जाएं, तो यूरोप का नक्शा किस तरह बदल जाएगा। और यही वो पल है जहां रूस सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि डर से लड़ाई जीतना चाहता है। पुतिन का दांव साफ है, हर धमाका, हर मिसाइल, हर ड्रोन सिर्फ जमीन पर वार नहीं करता, बल्कि यूरोप की हिम्मत और उसकी एकजुटता को भी तोड़ने की कोशिश करता है। यानी खेल अब खुल चुका है, एक तरफ नाटो के बारूद के ढेर, दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइलों का तूफान, और बीच में फंसा पूरा यूरोप। सवाल यही है, क्या ये धमाके सिर्फ चेतावनी है या फिर असली महायुद्ध की शुरुआत?